हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स। उसके अंदर अपन ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। उसके अंदर यूनिट 1 स्टार्ट करी थी, डेट इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ ये टर्म्स हैं जो आगे आपके अकाउंट्स में काम आएंगी, आपको पता होंगी, फिर भी एक बार अपन उसका रिविजन कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे अकाउंट्स में आगे काम आएंगी, उसका अपन एक बार रिविजन कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो टर्म है आपकी वो है कैपिटल। व्हाट इज मीन बाय कैपिटल? अभी कैपिटल का मतलब आपने कैपिटल आपने सुनी होगी, ये वर्ड सुना होगा कैपिटल। जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। बट यहाँ पे हमारे अकाउंट्स में या बिजनेस में कैपिटल का मतलब ये नहीं होता। तो क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम, पहली बार हम टोटल जो भी अमाउंट का हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेट टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम, पहली बार आप उसमें टोटल जितने भी अमाउंट का आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। उसको आप क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको स्टेशनरी की शॉप खोलनी है, आपको क्या करना है? एक स्टेशनरी की शॉप खोलनी है। तो उसके लिए सपोज करो आपने एक शॉप परचेज करी 10 लाख रुपीज की, एक शॉप परचेज करी 10 लाख की। अब स्टेशनरी की शॉप खोल रहे हैं तो उसके अंदर आपको कुछ फर्नीचर वगैरह भी बनवाना होगा। तो आपने क्या करा? फर्नीचर बनवाया। आपने फर्नीचर बनवाया कितने का? सपोज करो 5 लाख रुपीज का फर्नीचर बनवाया। तो शॉप आ गई, शॉप में फर्नीचर आ गया। अब काय की दुकान खोल रहे थे, काय का बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे? स्टेशनरी का। तो अपन ने कुछ स्टेशनरी का सामान परचेस करे, कुछ स्टेशनरी के गुड्स परचेस करे, सपोज करो कितने के? 10 लाख रुपीज के। यानी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ा? आपको टोटल 25 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो ये जो 25 लाख रुपीज हैं, ये आपके बिजनेस की क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम, पहली बार बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम उसमें टोटल जो भी अमाउंट हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। वो हमारी क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। ऐसी नेक्स्ट वर्ड होता है, जो नेक्स्ट टर्म होती है वो होती है आपके असेट। असेट्स क्या होते हैं? असेट्स क्या होते हैं? ऐसी कोई भी चीज जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो सब आपके बिजनेस के क्या कहलाते हैं? असेट्स कहलाते हैं। जैसे मेरा ये इंस्टीट्यूट है, मैं अपना ये इंस्टीट्यूट कर रहा हूं किन चीजों की हेल्प से? ये बोर्ड है, इसकी हेल्प से मेरा इंस्टीट्यूट रन हो रहा है। ये कैमरा है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी वजह से मेरा इंस्टीट्यूट रन हो रहा है। इधर एक कंप्यूटर रखा हुआ है जिसके अंदर ये सारा डेटा सेव होता है, सारी रिकॉर्डिंग सेव होती है। तो ये जो चीजें हैं, ये बोर्ड, ये कैमरा, ऊपर लाइट्स लगी हैं, ठीक है ना, ये कंप्यूटर, ये प्रिंटर, ये एलईडी लाइट्स, ये सब चीजों से मेरा बिजनेस क्या हो रहा है? रन हो रहा है। तो ये सब चीजें मेरे बिजनेस की क्या कहलाएंगी? असेट्स कहलाएंगी। तो ऐसी कोई भी चीज जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो वो सब आपके बिजनेस के क्या कहलाते हैं? असेट्स कहलाते हैं। अब एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कौन सी होती है? एक ऐसा बिजनेस जिसको एक अकेला पर्सन चलाता है, एक अकेला पर्सन कैरी ऑन करता है, तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके किसी बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है? पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। तो जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, वो अपने असेट्स को कुछ कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है आपकी फिक्स असेट्स। कौन सी कैटेगरी होती है? फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स क्या होते हैं? दोज असेट्स विच कैन नॉट बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस। वो असेट जो बिजनेस में सेल करने के पर्पस से नहीं खरीदे जाते, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? फिक्स असेट्स कहलाते हैं। जैसे मैंने अपने इस इंस्टीट्यूट में ये बोर्ड परचेज करा है, तो ये जो बोर्ड मैंने परचेस करा है, ये कैमरा मैंने परचेस करा है, ये कंप्यूटर मैंने परचेस करा, तो ये सब चीजें मैंने परचेस करी हैं, इनको मैंने बेचने के लिए, सेल करने के लिए परचेस नहीं करी हैं। तो ये सब मेरे क्या कहलाएंगे? फिक्स असेट्स कहलाएंगे। तो दोज असेट्स विच कैन नॉट बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस, इट्स कॉल्ड
फिक्स एसेट, वो हमारे फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। जैसे अभी अपन ने ये स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे जो शॉप और ये जो फर्नीचर मैंने परचेज करा, इसको बेचने के लिए परचेज नहीं करा, तो स्टेशनरी, मेरे स्टेशनरी के बिजनेस में ये शॉप और फर्नीचर मेरे क्या कहलाएंगे, फिक्स एसेट्स कहलाएंगे, फिक्स एसेट्स कहलाएंगे। ठीक है ना। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है फिक्स एसेट्स की, कि दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, वो फिक्स एसेट जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। क्लियर है व्हाट इज फिक्स एसेट? कि दोज एसेट विच कैन नॉट बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस, या फिर दोज एसेट विच कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, वो हमारे क्या कहलाएंगे, फिक्स एसेट्स कहलाएंगे। ऐसे ही होते हैं हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं दोज एसेट्स विच कैन बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस, वो एसेट जो बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए ही खरीदे जाते हैं, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स कहलाते हैं। जैसे भी अपन ने अपना स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे ये जो स्टेशनरी परचेज करी थी, इस स्टेशनरी को परचेज करने का पर्पस ही क्या था, परचेज करके खरीद के सेल करना, तो ये स्टेशनरी मेरी क्या हो गई, करंट एसेट हो गई। मेरा ये इंस्टीट्यूट है, मैंने आप लोगों के लिए यूनिफॉर्म बनाई है, स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करा है, बुक्स प्रिंट कराई है, बैग्स बनवाए, तो ये जो स्टडी मटेरियल है, ये जो आपकी यूनिफॉर्म है, ये जो बैग्स हैं, ये जो मैंने बनवाया, ये जो चीजें मैंने खरीदी हैं, काय के लिए, परचेस करके आपको सेल करने के लिए, तो ये सब चीजें मेरे क्या हो गए, करंट एसेट्स हो गए। तो दोज एसेट्स विच कैन बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस आर कॉल्ड करंट एसेट, या फिर एक और डेफिनेशन हो सकती है कि दोज एसेट्स which can be easily converted into cash, those assets which can be easily converted into cash, वो हमारे क्या कहलाएंगे, करंट एसेट्स कहलाते हैं, वो हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। क्लियर है। ऐसी एक होते हैं हमारे टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, those assets which can be touch and see, ये दिख रहा है बोर्ड आपको, ये मैं टच भी कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया, टेंजेबल एसेट हो गया। अब बोलोगे सर अभी तो फिक्स एसेट बोला था, तो भैया इस बोर्ड का पूरा नाम क्या हो गया, इट इज अ टेंजेबल फिक्स एसेट, ये मेरा क्या कहलाएगा, टेंजेबल फिक्स एसेट कहलाएगा। तो दोज एसेट विच कैन बी टच एंड सी, ऐसे एसेट जिसको मैं अपने हाथों से छू सकता हूं और आंखों से देख सकता हूं, वो मेरे क्या कहलाते हैं, टेंजेबल एसेट्स कहलाते हैं। जैसे ये मेरा बोर्ड हो गया, ये सामने मेरा कैमरा हो गया, ये मेरा कंप्यूटर हो गया, ये लाइटें हो गई, इन सबको मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, तो ये ऑल आर माय टेंजिबल एसेट्स। ऐसे ही होते हैं आपके इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, दोज एसेट्स which cannot be touch and see but feel, those asset which cannot be touch and see but feel, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या होते हैं, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जैसे आपको ये मेरे इंस्टीट्यूट का लोगो दिख रहा है, ये जो लोगो है इसका मैंने क्या कर रखा है, ट्रेडमार्क करा रखा है। यानी आज आप इंस्टीट्यूट खोल लो कॉमर्स का और वहां पे चाहो कि मेरा पाठशाला का लोगो आप यूज कर लो, तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एक ट्रेडमार्क करा रखा है। कैसे मिलता है ट्रेडमार्क, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कुछ पैसे मैंने डिपॉजिट करा के, कुछ पैसा जमा करा के मैंने इसका ट्रेडमार्क करवा लिया, इस सिंबल का, इस साइन का मैंने ट्रेडमार्क करा लिया। अब इस ट्रेडमार्क कराने के बाद आज पूरी इंडिया में इस सिंबल को केवल मैं ही यूज कर सकता हूं, मेरे सिवा और कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो भैया इस सिंबल को केवल मैं यूज कर सकता हूं, मेरे सिवा और कोई यूज नहीं कर सकता, तो इस चीज को मैं फील ही तो कर सकता हूं। तो ये जो ट्रेडमार्क है मेरा क्या हो गया, इनटेंजिबल एसेट हो गया। ऐसे ही होते हैं पेटेंट्स। पेटेंट्स भी आपके इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं पेटेंट्स, कि देखो जिनका ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है, मेडिकल दवाइयां बनाने का बिजनेस होता है, या जो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, तो उनको अगर मार्केट में रहना है तो समय समय पर नई नई रिसर्च करते रहना पड़ता है। अब जैसे कोई ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेडिसिन दवाई बनाने वाली कंपनी है, उसने अपने रिसर्च सेंटर में, अपनी लेबोरेटरी में किसी मेडिसिन का इन्वेंशन किया। अब आपको पता है कि जब दवाई मार्केट में आती है तो उसका जो रैपर होता है उसके अंदर मैंडेटरी कंपलसरी होता है कि भैया लिखना पड़ता है कि इस दवाई के अंदर कौन कौन से केमिकल्स इंक्लूडेड हैं। तो अपन ने दवाई बना, जरा इमेजिन करिए दवाई कैसे बनती होगी, एक्सपेरिमेंट कैसे होता होगा,
कि जो केमिकल्स होते हैं सारे केमिकल्स को अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स करते होंगे, फिर उसको एनिमल्स पे और फिर ह्यूमंस पे टेस्ट करते होंगे, और जब सक्सेस मिलता हो तो वो मार्केट में आता होगा। तो एक एक फॉर्मूला हो जाता है केमिकल, जैसे इतनी क्वांटिटी में ये केमिकल मिलाया, इतनी क्वांटिटी में ये बनाया, इतनी क्वांटिटी में मिलाया, जब जाके ये दवाई बनी। तो ये एक इसका क्या हुआ, दवाई बनाने का एक केमिकल फॉर्मूला हो गया। और इस दवाई के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो आपको उसको रैपर पे लिखने होंगे। तो जैसी ये मेडिसिन आप मार्केट में लॉन्च करोगे, आपका कॉम्पिटिटर वो मेडिसिन खरीदेगा, उस मेडिसिन के रैपर पे सब कुछ लिखा हुआ, ये दवाई कैसे बनी वो भी बना देगा। तो भैया आपका तो रिसर्च का सारा पैसा खराब हो गया। आप उसको तो सामने वाले को, आपके कॉम्पिटिटर को तो बिना कोई रिसर्च करे वो उसने दवाई बनानी चालू कर दी आपकी जैसी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारी मेडिसिन बनाने का ही जो केमिकल फॉर्मूला है, इस केमिकल फॉर्मूले का हम पेटेंट करा लेंगे। हम क्या करेंगे, पेटेंट करा लेंगे। कैसे, वही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा के हम इस केमिकल फॉर्मूले का क्या करेंगे, पेटेंट करा लेंगे कि भैया इस केमिकल फॉर्मूले को यूज करके आज पूरे इंडिया में केवल हम ही ये मेडिसिन बना सकते हैं और कोई नहीं बनाएगा। आपको बनानी है बनाओ, लेकिन ये केमिकल फॉर्मूला यूज करके आप मेडिसिन नहीं बनाएंगे। तो ये आपका क्या कहलाता है, पेटेंट्स कहलाते हैं। तो इस चीज को केवल मैं फील ही तो कर सकता हूं कि भैया ये केमिकल फॉर्मूला, इसको आज मैं ही यूज करके मेडिसिन बना सकता हूं और कोई नहीं बना सकता। तो ये मेरा क्या हो गया, एक इनटेंजिबल एसेट हो गया। तो ये हो गया ट्रेडमार्क, पेटेंट। ऐसे कॉपीराइट्स होते हैं कि जैसे आपकी 12th क्लास में 11th क्लास में बुक चलती है डीके गोयल। तो भैया डीके गोयल इज अ राइटर, ये कोई इसको बना के थोड़ी बेचता है, इसको बना के कौन बेचता है, इसका एक पब्लिकेशन है अविचल पब्लिकेशन, वो इस बुक को प्रिंट करते हैं, वो इस बुक को सेल करते हैं, और बुक को सेल करने से जो भी पैसा आता है वो डीके गोयल को दिया जाता है। अब बात आती है कि भैया ये बुक तो मैं भी तो बना के बेच सकता हूँ, बुक खरीदूं, फटाफट 10-15 टाइपराइटर बैठा हूँ, फटाफट एक एक चैप्टर टाइप करें पूरा, और एज इट इज बुक बना के मैं बेचना चालू कर दूं। नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि डीके गोयल ने या अविचल पब्लिकेशन ने उस डीके गोयल की बुक का क्या करवा रखा है, कॉपीराइट करवा रखा है कि भैया इस बुक में जो कंटेंट है और ये जो बुक सेल हो रही है डीके गोयल के नाम से, ये केवल पूरे इंडिया में मैं ही सेल करूंगा और कोई सेल नहीं करेगा। कैसा आया उसके पास ये कॉपीराइट, वही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कुछ पैसे जमा कराए और पैसे जमा कराकर उसने इस बुक का क्या कर लिया, कॉपीराइट ले लिया। उस पे ऐसा सिंबल बना होता है सी और ऐसे गोला लगा होता है, इसका मतलब होता है कॉपीराइट है। ठीक है ना। तो ये जो कॉपीराइट है ये भी आपका क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट होता है, जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट फील कर सकते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। ऐसे एक होते हैं आपके वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट जिसको आपने परचेज करा, परचेज करने के बाद आपने उसको यूज में लिया, अब यूज में लेने के बाद आप चाह रहे हो कि मैं इसको किसी को बेच दूं, तो कोई एक सिंगल पैसा देने को आपको तैयार नहीं होगा। तो ऐसे जो एसेट्स होते हैं वो आपके वेस्टिंग एसेट्स कहलाते हैं। इन वेस्टिंग एसेट्स का के एग्जांपल्स होते हैं जितने भी आपके नेचुरल एसेट्स होते हैं, जितने भी आपके नेचुरल एसेट्स होते हैं आर द एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोल माइन परचेज करी, आपको पता है कोल माइन क्या होती है, जमीन के हजारों किलोमीटर नीचे। और आपने साइंस में ये भी पढ़ा होगा कि अगर आपको कोई कोल माइन मिली है तो उसके अंदर जो कोल है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होता है। ऐसा नहीं होता कि कोल माइन मिल गई तो अब जिंदगी भर उसमें से कोल निकलता ही रहेगा, नहीं, एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर उस माइन के अंदर कोल होता है। तो आपने कोल माइन परचेज करी, सारा कोल उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, माइन खाली हो गई। अब आप चाह रहे हो कि भैया ये जो खाली माइन है ये मुझसे कोई परचेज कर ले, करेगा क्या, नहीं करेगा। भैया वो खाली माइन का कोई क्या करेगा, जमीन के हजारों किलोमीटर नीचे है, ना धूप है ना हवा है ना पानी है। तो ये जो कोल माइन है वो आपकी अब क्या कहलाएगी, वेस्टिंग एसेट्स कहलाएंगे। तो जितने भी आपके नेचुरल एसेट्स होते हैं लाइक माइंस, ऑयल वेल्स, गैस के रिसोर्सेज, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, ये सब आपके वेस्टिंग एसेट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं कि जिनको आप परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद यूज में लेते हैं और आप चाहें कि इसको किसी को हम बेच दें, कोई खरीदने वाला तैयार नहीं होता, तो ऐसे एसेट्स को क्या बोला जाता है, वेस्टिंग एसेट्स बोला जाता है। क्लियर है बात। ऐसी में अगर एक कंपनी की बात करूं तो जो कंपनीज हैं वो ये बिजनेस करने का एक तीसरा तरीका होता है कंपनी बिजनेस। तो जो कंपनीज होती हैं वो अपने एसेट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक कहलाता है करंट एसेट और एक कहलाता है नॉन करंट एसेट। अब बात आती है कंपनी,
एक कंपनी अपने असेट्स का ये क्लासिफिकेशन कैसे करती है करंट और नॉन करंट में, कैसे क्लासिफिकेशन करती है, कैसे क्लासिफिकेशन करती है? जैसे 31 मार्च 2024 को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, तो इस डेट को कंपनी क्या करेगी, अपने सारे असेट्स की लिस्ट बना लेगी, सारे असेट्स की लिस्ट बना लेगी। अब इनमें से वो असेट जो आने वाले 12 मंथ्स के अंदर, आने वाले 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो तो वो असेट 31 मार्च को क्या कहलाएंगे, करंट असेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? करंट असेट्स कहलाएंगे। और 31 मार्च 2024 को वो असेट्स जो 12 महीने के बाद कैश में कन्वर्ट होंगे, 12 मंथ्स के बाद कैश में कन्वर्ट होंगे, वो क्लासिफाई किए जाएंगे एज अ नॉन करंट असेट। उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे? एज अ नॉन करंट असेट। तो इस तरीके से एक कंपनी अपने असेट्स का क्लासिफिकेशन करती है करंट और नॉन करंट असेट्स में। तो कंपनी के लिए केवल दो ही असेट्स होते हैं, वन इज करंट असेट एंड सेकंड इज नॉन करंट असेट। समझ में आई बात? ऐसी नेक्स्ट टर्म होती है आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को फ्यूचर में किसी आउटसाइड पर्सन को पे करना है, तो आज एट प्रेजेंट वो आपकी क्या कहलाएगी? लायबिलिटी कहलाएगी। क्या बोला मैंने? एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को फ्यूचर में किसी आउटसाइड पर्सन को पे करना है, तो आज एट प्रेजेंट वो आपकी क्या कहलाएगी? लायबिलिटी कहलाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी? लायबिलिटी कहलाएगी। जैसे आपने बैंक से लोन लिया, तो आज तो पैसा आ गया, लेकिन फ्यूचर में ये बैंक लोन आपको वापस रिफंड करना है बैंक को, तो ये बैंक लोन आज आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। अब एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म अपनी लायबिलिटीज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाती है फिक्स्ड लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और एक कहलाती है करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है? ऐसी लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट अपन 12 मंथ्स के बाद तक कर सकते हैं। ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट आप 12 मंथ्स के बाद तक कर सकते हो, तो ऐसी लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिक्स्ड लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आज बैंक से 10 लाख रुपीस का लोन लिया। भैया बैंक से लोन लिया तो फ्यूचर में पे करना है, और फ्यूचर में जो पे करना होता है वो आपकी लायबिलिटी कहलाती है। तो आज जो मैंने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, तो बैंक मुझे ये नहीं कहता कि आने वाले 2-3-4 मंथ्स में इसको रीपे करना है, नहीं। मैं आने वाले 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर की क्या करता हूँ, इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेता हूँ, और धीरे धीरे करके इस लोन को क्या करता हूँ, रीपे करता हूँ। यानी आज ये जो मैंने बैंक से लोन लिया है, इसका रीपेमेंट मैं 12 महीने के बाद तक करूंगा। तो ये जो बैंक लोन है, ये मेरी क्या कहलाएगी? ये बैंक लोन मेरी फिक्स्ड लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। नाउ व्हाट इज करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होती है? वो लायबिलिटीज जिसका पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ्स करना होता है, 12 महीने के अंदर अंदर करना होता है, वो लायबिलिटीज आपकी करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपने किसी सप्लायर से 10,000 के गुड्स क्रेडिट में परचेज करे, तो मेरा सप्लायर मुझसे क्या कहेगा कि ठीक है अभी क्रेडिट में ले जाओ, लेकिन आने वाले 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर आपको इसका पेमेंट करना है। ऐसा थोड़ी बोलेगा कि 2-3-4-5 साल बाद आप इसका पेमेंट कर जाना, नहीं बोलेगा ऐसा। आज अगर मैं किसी सप्लायर से क्रेडिट में गुड्स परचेस कर रहा हूं, वो मैक्सिमम मुझे 1 मंथ या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की क्रेडिट देगा, इससे ज्यादा की क्रेडिट नहीं देगा। तो आज ये जो गुड्स मैंने सपोज करो 50,000 के गुड्स आज मैंने क्रेडिट में उधार में खरीदे, तो इस 50,000 का पेमेंट मुझे आने वाले 12 मंथ्स के अंदर ही करना है। तो ये जो 50,000 के गुड्स मैंने क्रेडिट में परचेस करे, तो ये जो मेरी लायबिलिटी हुई, ये मेरी कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी? करंट लायबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। ऐसी में अगर कंपनी की बात करूं, तो जो कंपनीज हैं वो अपनी लायबिलिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करती हैं। एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। अब बात आती है कंपनी जो है, एक कंपनी अपनी लायबिलिटीज का बाइफिकेशन कैसे करते हैं करंट और नॉन करंट लायबिलिटी में, कैसे करते हैं? जैसे 31 मार्च 2024 को आपका अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, कंपनी इस डेट को अपनी सारी लायबिलिटीज की लिस्ट बना लेगी। कंपनी इस डेट को अपनी सारी लायबिलिटीज की क्या करेगी? लिस्ट बना लेगी। अब इनमें से वो लायबिलिटीज जिसका पेमेंट आने वाले 12 मंथ्स के अंदर हमें करना है, कंपनी को करना होता है, इन लायबिलिटीज में से वो लायबिलिटीज
जिसका पेमेंट आने वाले 12 मंथ्स के अंदर कंपनी को करना है, उसको क्लासिफाई करेंगे एज अ करंट लाइबिलिटी, और 12 मंथ्स के बाद जिन लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है उसको क्लासिफाई किया जाएगा एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2024 को एक कंपनी का बैंक लोन है, कितने का? 10 लाख रुपीस का बैंक लोन है। 31 मार्च 2024 को एक कंपनी के पास बैंक लोन है 10 लाख का। आउट ऑफ 10 लाख आने वाले 12 मंथ्स के अंदर कंपनी 2 लाख रुपीस के लोन का रीपेमेंट कर देगी। आउट ऑफ 10 लाख आने वाले 12 मंथ्स के अंदर कंपनी 2 लाख रुपीस के लोन का रीपेमेंट कर देगी। तो आउट ऑफ 10 लाख हम 2 लाख रुपीस तो शो करेंगे कैसे? एज अ करंट लाइबिलिटी, और बाकी के रिमेनिंग 8 लाख का पेमेंट कब होगा? 12 मंथ्स के बाद होगा। तो ये जो रिमेनिंग 8 लाख रुपीस हैं इसको क्लासिफाई किया जाएगा कैसे? एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। कब? इन केस ऑफ कंपनी। और यही चीज अगर सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फॉर्म में होती, ये पूरा का पूरा बैंक लोन अपन कहां पे शो करते? एज अ फिक्स्ड लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। समझ में आ गई बात? तो लाइबिलिटी का मतलब क्लियर हो गया, एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को फ्यूचर में किसी आउटसाइड पर्सन को पे करना होता है, तो वो एट प्रेजेंट हमारी क्या कहलाती है? लाइबिलिटी कहलाती है। ऐसे नेक्स्ट वर्ड है आपका परचेज। नेक्स्ट वर्ड इज परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना, खरीदना। लेकिन अपने बिजनेस या अकाउंट्स में हर चीज को परचेज करने पर ये परचेज वर्ड यूज नहीं किया जाता। हर चीज को खरीदने पर ये परचेज वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। केवल और केवल एक ही चीज को खरीदने के लिए, जब एक बिजनेस में एक पर्टिकुलर चीज खरीदी जाती है तो उसी के लिए बिजनेस या अकाउंट्स में ये परचेज वर्ड यूज होता है। क्या है वो चीज? उस चीज का नाम है गुड्स। क्या नाम है? गुड्स। क्या होते हैं गुड्स? क्या होते हैं? एक ऐसी चीज जिसको बिजनेस में डेली परचेज और सेल करा जाता है, डेली खरीदा और बेचा जाता है, वो आपके बिजनेस के गुड्स कहलाते हैं। आपकी मेडिकल की शॉप है, तो आप मेडिकल की शॉप पे डेली क्या परचेज सेल करोगे? मेडिसिन। आप मेडिकल की शॉप है तो उस मेडिसिन पे, उस मेडिकल शॉप पे आप डेली मेडिसिन खरीदोगे भी और बेचोगे भी, तो उस मेडिकल शॉप के लिए उसके गुड्स क्या कहलाएंगे? मेडिसिन उसकी गुड्स कहलाएंगी। तो जब एक मेडिकल बिजनेस, एक मेडिकल शॉप जब ये मेडिसिन खरीदेगा तो वो बोलेगा मैंने क्या करी है? परचेज करी है। मैंने क्या करी है? परचेज करी है। अब वो मेडिकल की शॉप वाला अपनी दुकान के लिए कोई प्रिंटर खरीद रहा है या कोई एसी खरीद रहा है, तो ये प्रिंटर या एसी को खरीदने पर वो ये परचेज वर्ड का यूज नहीं करेगा। तो बिजनेस या अकाउंट्स में ये जो परचेज वर्ड है इसको केवल और केवल एक ही जगह यूज किया जाता है। कब? वेन कब करते हैं? जब बिजनेस से रिलेटेड क्या खरीदे जाते हैं? गुड्स खरीदे जाते हैं। केवल और केवल तभी हम इस परचेज वर्ड का यूज करते हैं, अदरवाइज बिजनेस अकाउंट्स में और कहीं पे भी इस परचेज वर्ड का यूज नहीं किया जाता। इज इट क्लियर? ऐसी एक टर्म होती है आपकी परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? बिजनेस में परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड वर्ड भी केवल और केवल एक ही जगह यूज करते हैं। कहां पे? कि बिजनेस से रिलेटेड ये जो गुड्स आपने खरीदे थे, बिजनेस से रिलेटेड ये जो गुड्स आपने परचेज करे थे, उन गुड्स को जब आप वापस रिफंड कर देते हैं, वापस लौटा देते हैं, तो केवल और केवल उसी के लिए ये परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड वर्ड क्या होता है? यूज में लिया जाता है। आपकी मेडिकल की शॉप है, आपने मेडिसिन परचेज करी, उनमें से कुछ मेडिसिन एक्सपायर डेट की आ गई, आप उन गुड्स को वापस रिफंड कर दिया, वापस लौटा दी मेडिसिन, तो वो आपके बिजनेस की क्या कहलाएगी? परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहलाएगी। आपने उस मेडिकल की शॉप के लिए प्रिंटर खरीदा था, वो प्रिंटर खराब आ गया, आपने उसको वापस रिफंड कर दिया, तो इसके लिए आप परचेज रिटर्न वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जब गुड्स खरीदे जाते हैं तो केवल और केवल उसी के लिए ये परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड वर्ड का यूज किया जाता है। इसके सिवा और कहीं पे भी हम इस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड वर्ड को यूज नहीं करते हैं। ऐसी एक वर्ड होता है आपका सेल्स। सेल्स क्या होती है? ये जो सेल वर्ड है, सेल का मतलब होता है बेचना, लेकिन बिजनेस या अकाउंट्स में हर किसी चीज को बेचने पर ये सेल वर्ड यूज नहीं करते। केवल और केवल एक ही चीज है जिसको सेल करने पर, बेचने पर ये सेल वर्ड यूज किया जाता है। अब वो क्या है? वो है आपका गुड्स। कि जो मेन हमारा बिजनेस है
उससे रिलेटेड जो गुड्स हमने परचेज करे थे, उन गुड्स को अगर मैं अपने कस्टमर को सेल कर रहा हूं तो वही मेरी क्या कहलाएगी, सेल कहलाएगी। इसके सिवा और किसी भी चीज को बेचने पर हम बिजनेस या अकाउंट्स में ये सेल वर्ड यूज नहीं करते हैं। वो जो दवाइयाँ थी वो मेरे बड़े बड़े कार्टन्स में पैक होके आई थी, दवाइयाँ बेच दी, कार्टन खाली हो गए, उन खाली कार्टन को मैंने रद्दी वाले को सेल कर दिया, तो ये इसके लिए जो रद्दी वाले को बेच दी खाली कार्टून, तो इसके लिए मैं सेल वर्ड यूज नहीं करूंगा। तो ये जो सेल वर्ड है केवल और केवल किसके लिए यूज होता है कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स हमने खरीदे थे, उन गुड्स को जब मैं अपने कस्टमर को बेचता हूं तो केवल उसी के लिए ये सेल वर्ड क्या होता है, यूज में लिया जाता है। समझ में आई बात? ऐसे एक होती है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है कि बिजनेस रिलेटेड गुड्स जो मैंने अपने कस्टमर को सेल करे थे, इन गुड्स को अगर हमारा कस्टमर हमें वापस रिफंड कर जाता है, वापस लौटा जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी के लिए हम ये सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड वर्ड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है कि बिजनेस से रिलेटेड गुड्स ये जो हमने क्रेडिट पे सेल करें, इन क्रेडिट ये बिजनेस रिलेटेड गुड्स जो अपने अपने कस्टमर को बेचे हैं, इन गुड्स को अगर हमारा कस्टमर हमें वापस रिफंड करके जा रहा है, लौटा के जा रहा है, तो उसी के लिए ये सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड वर्ड यूज किया जाता है। तो ये जो चार वर्ड है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये केवल और केवल किसके लिए यूज होते हैं, ये यूज होते हैं फॉर गुड्स। इसके सिवा ये वर्ड्स हम और किसी भी चीज के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। तो ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस और एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए हम जो एक्सपेंसेस इंकर्ड करते हैं, अपने फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए हम जो भी बिजनेस में खर्चा करते हैं, वो खर्चा, वो एक्सपेंस हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है। या फिर फिक्स एसेट खरीदते टाइम भी जो खर्चे किए जाते हैं वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंस कहलाते हैं। और फिक्स एसेट खरीदने के बाद आप उस पर कोई बहुत बड़ा खर्चा कर रहे हो जिससे या तो आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है या आपके बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं, अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए, अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए बिजनेस में जो खर्चे किए जाते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे अगर बिजनेस चलाना है तो हर महीने रेंट देना पड़ेगा, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, हर महीने एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी, तो अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए ये खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे। या ऐसे खर्चे जो बिजनेस में बार बार किए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस। वैसे ये जो टर्म्स हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस, अभी अपन फर्स्ट चैप्टर की यूनिट नंबर 3 में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी अलग से एक चैप्टर है इसका, उसमें और डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि कैपिटल एक्सपेंस क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं, और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, ऐसा कोई भी सोर्स जहां से बिजनेस के पास कोई अमाउंट आ रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो वो आपके बिजनेस का क्या कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है। वो आपके बिजनेस का क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। इनकम क्या होती है कि इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए आपने पीछे जो खर्चा करा है वो आप उसमें से माइनस कर दें तो बाकी बची हुई आपकी क्या कहलाएगी, इनकम कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 80,000 रुपीज के कॉस्ट प्राइस के गुड्स परचेज करे और फिर मैंने उसको 1 लाख रुपीज में सेल कर दिया, मैंने उसको 1 लाख में सेल कर दिया, तो यहाँ पे मेरा जो रेवेन्यू है वो तो कितना कहलाएगा, 1 लाख, और मेरी इनकम कितनी कहलाएगी, इन गुड्स को सेल करने से मुझे 1 लाख मिले, मैंने इसमें इस 1 लाख को कलेक्ट करने के लिए पहले मैंने 80,000 का खर्चा करा, तो ये जो रिमेनिंग 20,000 रुपीज बच गए ये मेरी क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी, ये मेरी क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। समझ में आ गया। तो रेवेन्यू तो क्या होता है, ऐसा कोई भी सोर्स जहां से बिजनेस के पास पैसा आ रहा है,
तो वो तो आपके बिजनेस का रेवेन्यू कहलाता है। और उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए पीछे आपने जो भी खर्चा कर दिया वो अगर आप इसमें से माइनस कर देते हैं तो बाकी बची हुई वो आपकी क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। ऐसी नेक्स्ट वर्ड होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं? बिजनेस का ओनर बिजनेस की कोई भी चीज अगर अपने पर्सनल यूज में ले रहा है, बिजनेस का ओनर अगर अपने बिजनेस की कोई भी चीज अगर अपने पर्सनल यूज में ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। उसको क्या बोली जाती है, ड्राइंग्स बोली जाती है। कि बिजनेस का ओनर बिजनेस की कोई भी चीज अगर अपने पर्सनल यूज में ले रहा है, चाहे वो बिजनेस का कैश हो, चाहे वो बिजनेस के गुड्स हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है, ड्राइंग्स कहलाती हैं। आई बात समझ में? तो ड्राइंग्स क्या होती है, बिजनेस की कोई भी चीज जब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज में लेता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है, ड्राइंग्स कहलाती है। कि बिजनेस का ओनर बिजनेस की कोई भी चीज, चाहे वो बिजनेस का कैश हो, चाहे वो बिजनेस के गुड्स हो, उनको अगर वो अपने पर्सनल यूज में ले रहा है तो वो क्या कहलाती है, हमारी ड्राइंग्स कहलाती है। उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ऐसी नेक्स्ट होती है डेटर। डेटर कौन होता है? एक ऐसा कस्टमर जिसको मैंने बिजनेस से रिलेटेड गुड्स काय पे सेल करे, क्रेडिट में सेल करे। एक ऐसा कस्टमर जिसको मैंने अपने बिजनेस से रिलेटेड गुड्स क्रेडिट पे सेल करे, तो ऐसे कस्टमर को मैं क्या बोलता हूं, मेरा क्या कहलाता है, डेटर कहलाएगा। कि बिजनेस से रिलेटेड गुड्स मैंने किसी कस्टमर को उधार में बेचे, क्रेडिट में बेचे हैं, तो वो जो कस्टमर है वो कस्टमर मेरा क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। तो समझ में आ गया डेटर कौन होता है? एक ऐसा कस्टमर जिसको मैंने बिजनेस से रिलेटेड गुड्स क्रेडिट पे बेचे, उधार में बेचे हैं, तो वो जो कस्टमर है वो मेरा क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। ऐसी नेक्स्ट होते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? कि बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी से क्रेडिट में परचेज करते हैं, एक ऐसा सप्लायर जिससे मैंने बिजनेस से रिलेटेड गुड्स क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, तो वो जो सप्लायर है वो मेरा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। वो मेरा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स अगर आप किसी सप्लायर से क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो वो जो सप्लायर है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका क्रेडिटर कहलाता है। ऐसी नेक्स्ट होती है आपकी, अच्छा अब गुड्स के सिवा और कोई भी चीज, कोई फिक्स एसेट अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हो किसी सप्लायर से, तो वो आपका वेंडर कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाता है, वेंडर। अगर किसी सप्लायर से गुड्स क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तब तो वो आपका क्रेडिटर है। और गुड्स के सिवा कोई भी चीज बिजनेस में आप किसी भी सप्लायर से अगर क्रेडिट में परचेज कर रहे हो, कोई फिक्स एसेट, कोई मशीनरी, कोई फर्नीचर, कोई प्लांट, तो फिर वो सामने वाला जो सप्लायर है वो आपका क्या कहलाता है, वेंडर कहलाता है। ऐसी नेक्स्ट टर्म होती है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है जैसे आज मेरा अकाउंटिंग है, एंड हुआ 31 मार्च को, तो 31 मार्च को मैं पता लगाना चाहता हूं कि मेरी जो मेडिकल शॉप है इसके अंदर कितने रुपए के गुड्स हैं। गुड्स क्या होते हैं? जिस चीज को मैं डेली खरीदता हूं, बेचता हूं, मेरे गुड्स कहलाते हैं। तो मेडिकल की शॉप पे जो मेडिसिन रखी हुई है सब मेरे गुड्स हैं। तो मेरे को पता लगाना है भैया 31 मार्च को आज मेरी शॉप में कितने रुपए की टैबलेट्स हैं, कितने रुपए के सिरप्स हैं, कितने रुपए के इंजेक्शन है, कितने रुपए का कॉस्मेटिक है। इन सब का मेरे को 31 मार्च को वैल्यूएशन करना है। तो 31 मार्च को जब इन सब गुड्स का मैं वैल्यूएशन करता हूं तो वो जो वैल्यू निकल के आती है तो वो मेरा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। तो स्टॉक क्या होता है, 31 मार्च को वो गुड्स जो अनसोल्ड रह गए, एंड ऑफ द ईयर में अनसोल्ड रह गए, तो उन अनसोल्ड गुड्स की जो वैल्यू होती है वो मेरा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक। एक कहलाता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक कहलाता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और एक कहलाता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या होते हैं स्टॉक? देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे हमारा गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, हमारा गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कपड़ों की बड़ी बड़ी, ये गारमेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले कपड़ों की बड़ी बड़ी थाने खरीदी जाती है। तो बड़े बड़े क्लोथ पीस परचेज करे, फिर खुद की फैक्ट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराई और फिर उसको हमने बेचा। तो 31 मार्च को वो स्टॉक
जिसको वो स्टॉक, वो कपड़े की बड़ी बड़ी थाने जो मेरे स्टोर के अंदर रखी हैं, जिस पे अभी काम ही चालू नहीं हुआ है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहलाएगा। वो मेरा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहलाएगा। 31 मार्च को वो स्टॉक जो मेरी फैक्ट्री में जिस पे अभी काम चल रहा है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा, जिस पे अभी काम चल रहा है। और 31 मार्च को वो स्टॉक जो मेरे वेयर हाउस में या मेरे शोरूम पे रखा हुआ है कि अभी कस्टमर आएगा तो अभी की अभी इसको मैं बेच दूंगा, तो वो स्टॉक मेरा क्या कहलाएगा? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहलाएंगे। वो मेरा क्या कहलाएंगे? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहलाएंगे। अब स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? एंड ऑफ द ईयर में स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? याद रखिएगा, एक तरफ लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब कितने रुपए में खरीदे थे। दूसरी तरफ लिखते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने रुपए में खरीदे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब आज बेचने जाऊंगा, आज बेचने जाऊंगा तो नेट कितना पैसा मेरे हाथ में मुझे मिलेगा। तो कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इस तरीके से एंड ऑफ द ईयर में हम अपने स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है। ऐसे एक वर्ड होता है आपका ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होता है कि हम अपने बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम अपने बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज को हम अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। और बिजनेस में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं? दो ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेटेड, वो ट्रांजैक्शन जिसको आप मॉनिटरी टर्म में कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? इट मींस द एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एक्सचेंज और ट्रांसफर एक्सेट्रा। हाउएवर, for the purpose of accounting only those transactions are taken into consideration which is financial nature। और financial transaction क्या होती हैं? which alter the financial position of the concern, जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे, एंड विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, और जिसको आप इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं, वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। और इन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? ट्रांजैक्शन क्या होती है कि सुबह से लेकर शाम तक हम बिजनेस में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कोई एक्सचेंज कर रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में, तो ऐसी इन सब चीजों को क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ऐसे एक वर्ड होता है इवेंट। इवेंट क्या होता है? ये जो ट्रांजैक्शन साल भर में अपन ने जो ट्रांजैक्शंस करी, इन ट्रांजैक्शंस का जो रिजल्ट निकल के आता है या जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है, इन ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस निकल के आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। जैसे आपने 80,000 के गुड्स परचेज करे, इट इज अ ट्रांजैक्शन। आपने उसको 1 लाख रुपीज में सेल करा, इट इज अ ट्रांजैक्शन। और ऐसा करने से आपको 80,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इट इज अ इवेंट। ये आपका क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। तो क्या लिखा है? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट। वो आपका क्या कहलाता है? इवेंट। कॉन्सिक्वेंस मतलब इन ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट निकल के आता है, वो आपका क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। इसको देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे लिखा है, मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख रुपीज कैश लगाकर। ड्यूरिंग द होल ईयर ही मेक्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड दस अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000। अब एंड ऑफ द ईयर में उसके पास कैश बैलेंस बच गया कितने का? 15,000 का। स्टॉक बच गया कितने का? 50,000 का। और डेटर्स बच गए कितने के? 45,000 रुपीज के। तो यहाँ पे ये जो बिजनेस स्टार्ट करा, परचेज करे गुड्स, सेल करे गुड्स, ये तो क्या कहलाएंगी? ये तो आपकी ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगी। ये तो आपकी क्या कहलाएंगी? ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगी। और ऐसा करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, आपके पास कैश बैलेंस बच रहा है 15,000 का, आपके पास स्टॉक बच रहा है 50,000 का, और आपके पास डेटर बच रहे हैं 45,000 के। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? इवेंट्स कहलाएंगे। ये आपके क्या कहलाते हैं? इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है ना? और जैसे आपका अकाउंटिंग है 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो 31 मार्च को आप जो भी काम करते हैं वो इवेंट और ट्रांजैक्शन दोनों कहलाता है। आपने 31 मार्च को 1 लाख का फर्नीचर परचेज करा कैश में, तो ये इवेंट भी, ये ट्रांजैक्शन भी, और ये इवेंट भी है। फर्नीचर परचेज करा, इट इज अ ट्रांजैक्शन, और एंड ऑफ द ईयर में 1 लाख का फर्नीचर बच भी गया, तो इट इज अ इवेंट। क्लियर है? तो ट्रांजैक्शन दो क्या होती है? अपन बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज करते हैं उनको ट्रांजैक्शन बोला जाता है, और इन ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट निकल के आता है, उसको क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर?
ये हमारी यूनिट नंबर 1 का सारा कंसेप्ट टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बुक के पीछे के हमारे जो स्टडी मटेरियल है सी इंस्टीट्यूट का, उसके पीछे के क्वेश्चंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।